हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल साइंस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का एक बेहतरीन लेक्चर जिसमें मैं आपको साइंस में समझा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास पढ़ लिया है और लास्ट क्लास हम लोग सीख रहे थे बैलेंसिंग। और बैलेंस आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे कर सकते हो ट्रिक से, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। ठीक है, और इस क्लास में आज हम लोग बैलेंस के बाद बहुत आगे निकलेंगे और हम लोग बढ़ जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल पर 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का साइंस जो है वो टीचिंग करता हूं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं साइंस को एक्सपेरिमेंटली टीच करता हूं आपके समक्ष। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं या नहीं तो आप जाकर मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। और जो इससे पहले जो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर तैयार किया था उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था। जी हाँ, तो आइए नो बकवास करते हैं, सीधे अपन स्टडी स्टार्ट। और आपको मैं आज समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलिए देखते हैं क्या है। तो हाँ जी हाँ, अच्छा ये एक क्वेश्चन था, बच्चे का डाउट है। क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जी हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये एक वर्ड इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होगा बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं इसको वर्ड इक्वेशन में। और आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बच्चा पार्टी वो SO2 को हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो गैसेस स्टेट में होता है, प्लस ऑक्सीजन तो गली का बच्चा जानता है कि O2 होता है। O2 ये भी क्या है, गैस है। और हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो अपना वो ट्रिक, जिस ट्रिक की हेल्प से मैं आपको बैलेंस करना समझाता हूं उसी को यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है हमारे पास में, हाँ ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखो कि जो हमारा ट्रिक है उसके अनुसार हमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है। किसको, मेटल को। तो बताओ मेटल इसमें कोई है क्या, नहीं। सल्फर होता है नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेटल हो। अगर मेटल होता तो हम सबसे पहले मेटल को ही बैलेंस करते। अब मेटल नहीं है तो हम लोग नॉन मेटल को करेंगे बैलेंस। नॉन मेटल में सबसे पहले यहां पर तो कौन है, सल्फर है। जी हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसे हम बहुत लास्ट में बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या, देखो सल्फर है और ऑक्सीजन, इसमें सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो सल्फर यहां काउंट करो कितने हैं, 1 है और यहां कितना, 1। सल्फर क्या बताओ, बैलेंस। दोनों साइड जो है सल्फर एक एक एटम है तो ये बैलेंस है। ठीक है, अब यहां बताओ क्या है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां तो 4 हो गया। यहां देखो कितने हैं, 3 ही ऑक्सीजन है। जी हाँ, राइट हैंड साइड में केवल 3 ही ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि आपको इधर 1 ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा। आप कम तो कर नहीं सकते है ना, लेकिन अगर आपके पास कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डाई एटॉमिक हो, N2 हो, O2 हो, H2 हो, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ना एक एटम कम कर सकते हैं। मन में आपको लेट करके चलना है कि 1 2 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 नाइट्रोजन। ऐसा आपको लेट करके चलना है मन में, एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है ना, और ये एक्चुअल में आपको काटना भी नहीं है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम है ना, 2 ऑक्सीजन एटम यहां पर है। अगर मैं 1/2 कर दूंगा तो 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो लेस हो जाएगा।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि 1/2 होते ही जो दो ऑक्सीजन है ये केवल और केवल एक ऑक्सीजन एटम रह जाता है। तो अब एक इसको मान लो और दो इसको, 3 यहां पर हो गया, यहां भी 3 है। लेकिन इसे हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो आप यहां लिखते हो है ना बैलेंस करने के लिए, जो यहां नंबर चेंज करते हो, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। दिस नंबर नेवर फ्रैक्शनल। तो इस फ्रैक्शनल को एक इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जी हाँ देखो, इस 2 को जो कि अपॉन में 2 है, हम होल इक्वेशन को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप जैसे ही इसको दोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां बनेगा 2SO2 गैसियस स्टेट में होगा, प्लस देखो यहां क्या 1/2, तो 1/2 में जब 2 से इंटू हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि ओनली O2, और ये हमारा होगा गैसियस स्टेट में, इक्वल टू यहां भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये होगा 2SO3, ठीक है ना। और ये क्या आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो बच्चे का डाउट था, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। ये बच्चे का डाउट था कि ये कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। आप इसे कॉपी कीजिए बहुत अच्छे से, है ना, अपने नोटबुक में लिखिए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा नोट्स बना करके ही पढ़ना चाहिए। जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ कंप्लीटली नोट्स हैं, आपको स्टडी करना है इसे पढ़ने के बाद में। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें जरूर बताइए अपने क्वेश्चन को लिख करके कमेंट बॉक्स में, तो उसे कॉपी कीजिए फटाफट से। चलो भैया आपने लिख लिया होगा, बढ़ते आगे। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, क्या करना है बताओ। हाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसमें, अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन का कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके 10th स्टैंडर्ड पर जो भी है वो मैं सभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो भाई, एनसीईआरटी में जब टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होते ही एक एक्टिविटी जो है वो आपको गिवन है एनसीईआरटी में, ये ठीक है। तो आपको एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। सीबीएसई बहुत चालाक हो गया है कि जो पेपर में क्वेश्चंस आता है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और बच्चे अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके नहीं देखते हैं या उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे फिर बाद में लैग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए, ठीक है। देखो, तो यहां पर एग्जांपल है कि कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है इसमें क्या लिया हुआ है, हाँ इसमें लिया हुआ है क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं बच्चा, ठीक है ना। देखो, इसके अंदर यहां पर क्या है, छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं किसके, क्विक लाइम के। और फिर हमने क्या किया, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी, कि इसमें ऐड वाटर किया, स्लोली हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर एडिड, जब वाटर ऐड किया और वाटर ऐड किया, तो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंटेनर को या बीकर को जो कि ग्लास का बना हुआ है, अगर हम उसे हाथ से करेंगे टच, तो यू विल फील हॉटनेस, आपको गर्माहट महसूस होगा किस पर, इस कंटेनर को छूने पर। यानी ये एक्टिविटी में यही समझा रहा है कि जो बीकर है, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया और विग्रसली इसमें क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर हीट जनरेट हुआ, और जब हमने टच करके देखा तो हमें महसूस हुआ कि गर्म है। इसका मतलब इसमें हीट जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो हीट जो जनरेट हुआ है, तो अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो आपको रिएक्शन देखो याद हो जाना चाहिए। जो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्शन, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, वो रिएक्शन आपको जरूर से याद करना है। अगर आप रिएक्शन याद करोगे नहीं ना, तो फिर आप वीक होते जाओगे। देखो क्या हुआ,
क्विक लाइम हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है ना। आप इसे क्या बोलते हो, क्विक लाइम, या फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड भी सिंपली कह सकते हो, बट इसका जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम। ये होता है सॉलिड फॉर्म में। इस क्विक लाइम के अंदर हम ऐड करते हैं वाटर अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, जो अभी मैंने आपको समझाया। और जब इसमें वाटर ऐड हुआ तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बताओ, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, या फिर आप इसको सिंपली लाइम वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पानी के जैसा ही होता है अगर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। तो लाइम वाटर या फिर स्लैग्ड लाइम आपको फॉर्म करके देगा। अब इस एक्टिविटी की हेल्प से एनसीईआरटी जब रिएक्शन को दिखाती है बच्चों को, तो एक बात कहती है कि देखो आपने दो सिंगल प्रोडक्ट लिए थे, दो सिंगल प्रोडक्ट लिए थे, सॉरी दो अलग अलग आपने लिए थे सिंगल प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट लिया और हमको एक सिंगल, सॉरी देखो, तो एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर देखो ये एक तो लेता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक लेता है वाटर, तो यहां पर दो अलग अलग रिएक्टेंट है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रोडक्ट नहीं बोलना था, रिएक्टेंट है ना, बाय मिस्टेक, सॉरी बच्चा। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो कि रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके, जो कि दो यहां पर क्या है स्पीशीज है, सबस्टांस है, तो एक सिंगल सबस्टांस फॉर्म कर रहा है जो कि प्रोडक्ट है। अब दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने हेडिंग लगा लिया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर नहीं लगाया तो आप लगाओ हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आइए हम पहले इसमें लिखेंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, देखो द रिएक्शन इन विच, क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच a single product is formed. Yes, a single product is formed from two or more species, या आप कह सकते हो रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो वो आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाँ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, जी हाँ, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज दैट कि यहां पर मैं लिख रहा हूं A प्लस B, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, तो आपको एक थर्ड जो स्पीशीज मिलेगा जो कि प्रोडक्ट होगा, वो आपको मिलेगा C, ठीक है। तो A प्लस B इक्वल टू C आपको फॉर्म हुआ, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसका एग्जांपल आप देखेंगे, तो अभी जो मैंने आपको एक्टिविटी समझाया एनसीईआरटी का, वो बेहतरीन एग्जांपल था, किसका बताओ, जी हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल आप उसे कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम मोर और टू स्पीशीज, हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखिए, जो अभी अपने एक्टिविटी समझाता हूं उसका एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। आपने क्या कहा इसको बताओ, आपने इसे कहा क्विक लाइम, अभी कहा ना भी आपने इसको, ये होता है सॉलिड, आपने वाटर ऐड किया था इसमें स्लोली, तो आपको जो मिला प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप इसे क्या बोलते हो, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और आप इसे प्यार से लाइम वाटर भी कहते हो, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चूने का पानी, ठीक है, या फिर भुजा हुआ चूना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। देखो ये क्या है, इसके ये अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं, इसका और भी एग्जांपल्स हैं, इसका और भी एग्जांपल है। देखो
इसके और भी एग्जांपल्स हैं। कैसे एग्जांपल भाई? देखो ये जब से एग्जांपल चल रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, तो सेकंड एग्जांपल जो है कंबसन, बर्निंग ऑफ कार्बन या फिर कोल आप कह सकते हो, है ना, कंबसन। कंबसन जिसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन, यानी कि जब कोई कार्बन कंपाउंड क्या होता है, बर्न होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही बर्न होता है, ठीक है। और ये फॉर्म करता है क्या, CO2 गैस प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और आ सकता है हमारे पास में, क्या, हाँ, थर्ड एग्जांपल तो बेहतरीन एग्जांपल है थर्ड, वो क्या बताओ हमारे पास में, हाँ, हमारे पास एग्जांपल है वो है H2 गैस है प्लस O2 गैस है। देखो H2 इतना ज्यादा हाईली कंबस्टिबल गैस होता है कि ये अगर आपने इस गैस में हल्का सा भी आग पकड़ा दिया तो बहुत जोर का धमाका करता है, यानी काफी ज्यादा ये कंबस्टिबल, बहुत ज्यादा हाईली कंबस्टिबल गैस होता है H2। अब यहां पर देखो तो ऑक्सीजन ये भी एक ऐसा गैस है जो आग लगाने का काम करता है, यानी कि इस अर्थ पे जो भी चीज बर्न होता है विद द हेल्प होता है ऑफ ऑक्सीजन, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होता है इस अर्थ पे हर कुछ जलता है, यानी कि ये आग लगाता है। अब दो आग लगाने वाले की जब दोस्ती हो जाए, एक हाइड्रोजन आग लगाने वाला गैस है, हाईली कंबस्टिबल है, और दूसरा ऑक्सीजन ये भी आग लगाता है, जब ये दोनों मिलते हैं, जब दो आग लगाने वाले आपस में कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, मिल जाए, उनके बीच में सलाह हो जाए, तो फिर वो आग बुझाने वाले का कार्य भी करता है, यानी कि वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म करते हैं, और वाटर जो होता है ये आग बुझाने वाला होता है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दो आग लगाने वाले मिला दो, वो आग बुझा देगा, ठीक है, आपस में, ठीक है। अब देखो अब ये बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो, ये तो ऊपर कर दो, फर्स्ट वो ऑलरेडी बैलेंस था, ये भी बैलेंस है, और यहां पर देखो कितने हैं, दो ऑप्शन, यहाँ एक है, यहाँ दो लगा दो, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आप दो लगाओगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप लिखोगे, ठीक है ना, और ये आपको लिखना भी चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहां आप देख सकते हो कि मेरे पास जो भी रिएक्शंस हैं, कंबसन रिएक्शन है या फिर क्विक लाइन था, इसमें हीट रिलीज हो रहा है, जब कार्बन बर्न हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है बाहर। तो हम यहां पर पढ़ते हैं एक बेहतरीन इसका एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़े बताओ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको एक बेहतरीन जो एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, वो बताना चाहता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपने अभी स्लैग्ड लाइन कहा था, स्लैग्ड लाइन कहा था, अगर इससे CO2 गैस पास किया जाए, CO2 गैस पास किया जाए, तो ये जो होता है लाइम वाटर या फिर स्लैग्ड लाइम, ये होता है कलरलेस होता है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में क्या होगा फॉर्म, वाटर। अब ये जो होता है ये मिल्की होता है, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान से सुनना, आप तो घरों में पुट्टी वगैरह करवा देते हैं प्लास्टर पे ताकि शाइनी आ सके। पहले क्या करते थे कि हम लोग घर में पुताई करते थे, व्हाइट वॉशिंग करते थे, और वो जो व्हाइट वॉशिंग हम लोग करते थे वो कैसे करते थे बताओ, हम लाते थे कैल्शियम ऑक्साइड, मार्केट से थैले में आता है, और हम इसको क्या करते थे, एक ऐसे बड़े कंटेनर में डाल देते थे पानी के अंदर, जो बहुत बड़ा हो, जितना कि हमें रिक्वायरमेंट होती थी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। तो जब हम इसको डालते थे पानी में ना, वो पानी बहुत ज़्यादा जोर से बॉईल करता था, उबलता था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता था। तो हम उसको डाल देते थे, 4-5 दिन के लिए हम उसको छोड़ते थे, ताकि जो हीट है उसका वो कम हो जाए, वो ठंडा हो जाए, फिर हम उसको व्हाइट वॉशिंग कर सके। और फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब वाटर में गया है, पानी में जा रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है बताओ, स्लैग्ड लाइम।
और फिर इसी का हम लोग यूज करते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है स्लैग लाइम, हम इसका यूज करते हैं किस चीज में बताओ? हाँ, हम इसका यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। जो घर होता है उसमें हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, और फिर हम जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तब भी उसके अंदर जो वॉल होता है उसमें क्या नहीं आता बताओ? हाँ, उसमें शाइनिंग नहीं आता है। 2 to 3 डेज के बाद में क्या होता है, उस वॉल में शाइनिंग आता है। क्यों आता है शाइनिंग, वो यहां समझो। क्योंकि जो स्लैग लाइम होता है वो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि मिल्कीनेस, उसको रंग प्रोवाइड करता है वॉल को, और उसमें शाइनिंग आता है। ठीक है ना? तो ये बड़ी अच्छी यहां पर टॉपिक है। ठीक है ना? तो हम इसमें वो क्या लिखने वाले हैं, हम इसमें लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप कह सकते हो स्लैग लाइम। स्लैग लाइम इज यूज्ड फॉर white washing of wall for home. After 2 to 3 days, wall becomes shining. Walls become शाइनिंग। क्यों शाइनिंग होता है 2 से 3 दिन बाद? ड्यू टू बिकम शाइनिंग, ड्यू टू बिकम शाइनिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, presence in environment में जो प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है स्लैग लाइम और फॉर्म करता है फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मार्बल का फॉर्मूला भी सेम होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वही मार्बल होता है, और वो भी शाइनी होता है व्हाइट। अगर हम आप लगाते हो ना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है बताओ? ये हमारा होता है मार्बल। ठीक है ना, ये हमारा मार्बल होता है जो कि शाइनी होता है। तो ये एक ना डू यू नाउ हेडिंग डाल करके आप इसको बॉक्स में बंद करो और ऐसे अपने नोट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते आगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप सभी बच्चे डालेंगे हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम उसको डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो द रिएक्शन इन विच, देखो अभी आपने जितने भी देखे एग्जांपल रिएक्शंस के, उन सभी में क्या हो रहा था, एनर्जी जनरेट हो रहा था। क्विक लाइम को जब आपने ऐड किया वाटर में तो भी वहां से हीट जनरेट हुआ लॉट ऑफ अमाउंट में। ठीक है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज करता है, निकालता है। तो लिखो द रिएक्शंस in which heat is
हीट क्या हो रहा है एक्चुअली, एक मिनट, हीट इज released in released क्या हो रहा है, क्या चल क्या है, heat is released along with the formation of प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, और ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ में आपको एनर्जी भी करे प्रोवाइड या हीट करे रिलीज, हम इसे क्या कहते हैं बताओ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम इसे कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों वो क्या है, देखो सबसे पहले अभी तो आपने लिखा ही क्विक लाइन वाला, तो आप एग्जांपल लिखो इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर इक्वल टू क्या हो रहा है बताओ, हाँ इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई एग्जांपल है, और क्या बताओ इसमें, हाँ कंबसन भी क्या है, कंबसन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आप सभी पहले जानते हो ना, जब किसी भी चीज का कंबसन होता है, जब किसी भी चीज का क्या होता है बताओ, जब किसी भी चीज का कंबसन होता है तो फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोडक्ट का, और साथ में एनर्जी भी बनता है ना, एनर्जी भी आपको ऑब्टेन होता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बताओ, हाँ हम लोग कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास में है वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, कार्बन प्लस CO2 इक्वल टू, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो क्या बन रहा है, सॉरी ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 फॉर्म हो रहा है, गैस, ठीक है ना, और साथ में एनर्जी जो आप लोग यूज करते हो, जैसे खाना पका रहे हो, लकड़ी जल रहा है तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होता है ना, तो वहां पर चीजें ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बताओ, हाँ रेस्पिरेशन इज एन ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगले लाइन पे हम लोग चलते हैं ना, आगे देखो, रेस्पिरेशन थर्ड है, रेस्पिरेशन is also an exothermic रिएक्शन मत कहो, प्रोसेस को, वैसे तो रिएक्शन ही, लेकिन हम इसको कह रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, डिटेल में बात करते हैं हम। ये देखो भाई, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड कैपिलरी है जिसमें फ्लो करता है ब्लड, क्या बताओ, हाँ इसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसमें, हमारे बॉडी के ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, और हम जो भी कुछ खाते हैं, कुछ भी आप खाते हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, आपको कार्बोहाइड्रेट वहां से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर के अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर क्या पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है ना। यानी कि हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बताओ, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हो, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। तो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो आपको क्या मिलता है बताओ, हाँ आपको मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6 होता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, नहीं पता तो आप इसको नोट कर लो। अब ये जो ग्लूकोज जो आपने खाया है, ये एक्चुअली एब्जॉर्ब होकर के अल्टीमेटली कहां पहुंचा, ये पहुंचा ब्लड स्ट्रीम में, कहां पहुंचा, ये पहुंचा ब्लड स्ट्रीम में, C6
H12O6 कौन है बताओ इसमें? हाँ, ब्लड स्ट्रीम में है ग्लूकोज मोलिक्यूल, जो कि आपने खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट आपको मिला था और वहां से ब्रेक डाउन होकर के आपको अल्टीमेटली ग्लूकोज मिला। ठीक, अब ये ग्लूकोज ब्लड में है। जिस तरह से रामायण में भगवान श्री राम के लिए हनुमान एक ऐसे भक्त थे जो श्री राम के हर संकट में कार्य करते थे और उनका हेल्प करते थे, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक हनुमान बैठा है जो ऑक्सीजन लाने का काम करता है। बताओ हनुमान जी ने क्या किया था? संजीवनी उठा करके लाए थे, संजीवनी बूटी, जो कि भेजा था लेने के लिए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उसको समझ नहीं आया तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया था अपने इस पे। तो हनुमान जी, इसमें एक किस्सा और है कि जब हनुमान जी से पहली बार प्रभु श्री राम की जब मुलाकात हुआ तो हनुमान जी ने क्या किया? लक्ष्मण भैया को और श्री राम प्रभु को अपने कंधे पर बिठा करके कहां ले गए? पर्वत पर ले गए, जहां पहली बार वानर सेना से श्री राम प्रभु मिले और वहां पर उसको उसकी जो मुलाकात है वो सुग्रीव जी से हुई। और फिर वहां से सीता जी को लंका से लाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई अलग अलग। हम कहना चाहते हैं कि श्री राम प्रभु को हनुमान जी ने अपने कंधों पर बिठाया जिस प्रकार से और उस पर्वत पर ले गए, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी एक हनुमान है और उस हनुमान का नाम है हेमोग्लोबिन, जिसे हम लोग कहते हैं HB, सिंबलाइज करते हैं HB से। ये क्या बताओ कि हमारे बॉडी में होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है ये हमारी बॉडी में होता है। जब आप लोग क्या करते हो? इनहेल करते हो ऑक्सीजन को ऐसे, तो ऑक्सीजन गया ऑलवेलोई के अंदर, जो ब्लड का मरीज है वहां पर हनुमान जी जो है हेमोग्लोबिन वो भैया बैठे हैं। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है हेमोग्लोबिन को, ये ऑक्सीजन को तुरंत अपने कंधे पर बिठा लेता है, अपने कंधे पर बिठा लेता है। दैट्स मीन कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या करता है? जहां ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ब्लड में, वैसे है तो हर जगह, वहां पर पहुंचा देता है। यानी कि जब C6H12 जो है और O6 ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो रहा है बताओ? हाँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन जो लाए हैं हेमोग्लोबिन साहब, उसका रिएक्शन होता है, यानी यहां पर हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उस पर आपको ध्यान करना है, केंद्रित, बी फोकस्ड। देखो CO2 गैस मिलता है जो कि आप फिर एक्सहेल कर देते हो, छोड़ दिया, ले लिया, छोड़ दिया, लिया क्या? ऑक्सीजन, छोड़ा क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब साथ में आपको एनर्जी मिलता है ATP के फॉर्म में, एनर्जी along with formation of water molecule। जी हाँ, आपको वाटर भी देखने को मिलता है। अब ये वाटर है, CO2 गैस है, साथ में ATP इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपको मिलता है। अब क्योंकि ये जो पूरा कंप्लीट रिएक्शन है, ये बताओ कहां हो रहा है? हाँ जी हाँ, ये आपके सेल में हो रहा है और ये इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब क्या कि यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, तो जो रेस्पिरेशन है O2 से हुआ रिएक्शन और यहां पर आपको क्या मिला? एनर्जी फॉर्म हुआ, एनर्जी मिला। तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी का आप लोग यूज करते हो सभी के सभी वर्क को करने में। अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं तो जो मैं एनर्जी यूज कर रहा हूं वो एनर्जी मैं वहीं से ले रहा हूं। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बर्न हुआ, कंबाइन करा उसने, या कंबसन हुआ, आप ऐसा कह सकते हो, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज हुआ, तब आपको एनर्जी मिला और उससे एनर्जी का आप लोग यूज करते हो। तो अल्टीमेटली मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई पूछेगा कि व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉल्ड द रेस्पिरेशन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज मोलिक्यूल प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, that is glucose oxidized to form energy in form of ATP along with CO2 gas and water। तो due to this respiration is an exothermic reaction, ठीक है ना। तो आप ये सभी अपने नोट्स पे लिखिए, मेंशन कीजिए
तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है और यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं लाइन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग respiration oxygen gas react with glucose molecule in the blood, which were obtained from breakdown of carbohydrate which provided us energy for life, due to which as respiration is an exothermic प्रोसेस। ठीक है ना। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हमारा होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में यहां से आना चाहिए। ठीक है ना। और सुनो, कभी कभी आप क्या करते हो ना कि जो वेजिटेबल्स वेस्टेज वगैरह होते हैं आपके घरों में, हाउस होल्ड में, आप उन्हें फेंक देते हो, है ना। तो जब उसका क्या होता है, जब उसका वहां पर फेंकते हो तो वो अंडर द ग्राउंड सोइल से क्या होता है, हीट बढ़ने की वजह से वहां पर भी वो रिएक्शन करता है और वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस वगैरह ना आप जानते हो, ये सब क्या होते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि आप एरिया ना इसमें देख सकते हो कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल इसमें एग्जांपल होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि CH4 जो होता है मीथेन गैस, ये बर्न हो रहा है विद ऑक्सीजन और फॉर्म करता है क्या बताओ, CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर। ठीक है। तो क्या होता है, ये कंबशन ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना। तो आज हमने यहां कंप्लीट कर दिया है अपना क्या, जी हाँ, यहां हमने कंप्लीट कर दिया है अपना फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इस पूरे कंप्लीट लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट है आपको, तो आप अपने डाउट को विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें अपने डाउट। मैं अगले लेक्चर में उस सभी डाउट्स का आंसर देने का भरसक प्रयास करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया नहीं है अभी तक तो आप कर लीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए, अगले दिन ही आता जाएगा। ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, आपसे विदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक जय भारत, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।